Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So guys, in the last lecture we have completed accounting principles, concepts and conventions. I hope वो सब आपको अच्छे से क्लियर है, किसी को भी उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज टैक्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्स। अब ये टैक्स क्या है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट हो गया मतलब जो मैंडेटरी है, जो आपको पे करनी ही करनी है, टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब याद रखें यहाँ पे यूज हुई है टर्म रेजिडेंट। अब इसके पीछे भी कई सारी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, जिसके बाद एक पर्सन को हम बोलते हैं दैट ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो आगे हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप सिंपल याद रखिए, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में रह रहा है उसे टैक्स की पेमेंट करनी ही करनी होती है। और वो पेमेंट करनी किसको होती है? टू दी गवर्नमेंट। अब क्योंकि टैक्स जो है इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट जो हमें करनी ही करनी है, देयरफॉर वी कैन से इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। टैक्स क्या है? एक तरह से कॉस्ट है, हमें जो सोसाइटी में रहना है उसके लिए हमें ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और ये जो भी पेमेंट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और वी कैन सी द मनी कलेक्टेड अंडर दिस टैक्सेशन सिस्टम, ये एक तरह से जो पूरा सिस्टम है जिसमें हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज टैक्सेशन सिस्टम। इसको फर्दर गवर्नमेंट पुट इनटू यूज़ करती है, मतलब इसको फर्दर कहाँ पे यूज़ कर रही है? फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। कई सारी स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट, लाइक जनधन योजना हो गई, अटल पेंशन हो गई, एट्सेट्रा। ओके, और कई सारे प्रोजेक्ट्स लाती है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स। तो वो कहाँ से करेगी? अब गवर्नमेंट के पास ऐसे तो पैसे नहीं आ रहे, हाँ अदर सोर्सेज भी हैं जहाँ से वो इनकम अर्न करती है, बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से कलेक्ट करती है? थ्रू दी टैक्स। क्योंकि अगर इन रिटर्न हम गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे, मतलब हमारी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, तो उसके लिए गवर्नमेंट को हमें कुछ पे करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ टैक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आपको कुछ डेट्स याद रखनी है जो आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं, बाकी अब ऐसे नहीं कि पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप कि देखिए पहले टैक्स कहाँ से इमर्ज हुआ, कहाँ पे आया, किसने इंट्रोड्यूस करा, फिर उसके बीच में क्या प्रोविजंस आए, क्या चेंजेस करी। नो, बस आपने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है जो आई ऑल्सो थिंक कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाकी फालतू डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली याद रखिए जो इनकम टैक्स है, ये जो टैक्सेशन सिस्टम था, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? कब हुआ था? इन द ईयर 1860। ये आपको ईयर याद रखना है। देन अभी जो करंट एक्ट चल रहा है फॉर द इनकम टैक्स, वो कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स का एक्ट पास हुआ था 1961 में, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछेंगे पक्का एग्जाम में। इनकम टैक्स एक्ट फोर्स में कब आया, या फिर पूछेंगे कि इनैक्टमेंट कब हुई उसकी, और इफेक्टिव कब हुआ। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देन चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। मेजरली वी हैव टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैंने एक ही बारी दोनों को डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर दिया, हो सकता है अब पहले मैं आपको मीनिंग बताती दोनों के अलग अलग, देन आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो मैंने क्या किया, एक ही साथ डिफरेंस भी लिख दिया, आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा, साथ ही साथ दोनों के मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ये दोनों का मीनिंग है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, और यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी जो फर्दर पॉइंट्स है वो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज़ अ टैक्स विच इज़ पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इम्पोज्ड। लेट्स से ये पर्सन एक्स है, ये कोई इनकम अर्न करता है। अब ये इनकम अर्न कर रहा है तो इसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, मीन्स इसी पे टैक्स इम्पोज होगा, साथ ही साथ यही पर्सन आगे फर्दर पेमेंट भी करेगा। तो इसमें एक ही पर्सन ने अर्न करा और एक ही पर्सन आगे फर्दर पेमेंट कर रहा है, मीन्स डायरेक्टली वो पेमेंट कर रहा है पर्सन, किसी और के थ्रू नहीं करवा रहा, तो दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स। बट बात की जाए अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वो क्या है? द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इम्पोज्ड। जिस पर्सन पे टैक्स इम्पोज होता है, वो पर्सन क्या करता है? किसी और पर्सन से अमाउंट रिकवर करता है, रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम अनदर पर्सन एंड देन पेज टू द गवर्नमेंट। देखिए जैसे अब आप कुछ खरीदने जाते हैं, लाइक आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, तो जो एक्चुअल में प्राइस है उन गारमेंट्स का वो अलग से लिखा होता है, सेल वैल्यू अलग से होती है, देन उसमें जीएसटी अलग से ऐड किया होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। वो जो अलग से टैक्स ऐड कर रहा है, तो वो जो आपका सेलर है वो इनडायरेक्टली आपसे ही कलेक्ट कर रहा है, वो पैसे आपसे ले रहा है उस जीएसटी के, पेमेंट आपसे लेता है, देन उसके बाद अल्टीमेटली वो वही अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। तो इस तरह के टैक्स को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। जो सेलर खुद जो इनकम अर्न कर रहा है वो खुद पेमेंट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है ऑन दी कंज्यूमर्स, या वी कैन से जो उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाला
वाला है वो बेयर करता है इस टैक्स के बर्डन को। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन टैक्स। क्लियर। अब कंपैरिजन करते हैं, पहले मीनिंग का कंपैरिजन तो हो गया। देन डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज लेविड ऑन इनकम। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है तो वही डायरेक्टली पे कर रहा है, तो दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज लेविड ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वही जैसे प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे आपने रेडीमेड गारमेंट्स खरीदे तो उस पर चार्ज करेगा आपको सेलर, देन उसके बाद अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। देन नेक्स्ट वन, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ऑब्वियसली अब वही पर्सन जो अर्न कर रहा है वही डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है तो बर्डन आगे किसी पे वो शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया जो सेलर है वो कंज्यूमर से चार्ज करता है पहले टैक्स, फिर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है, तो दिस कैन बी शिफ्टेड। और वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आप सबमिट करवाएंगे, और इनडायरेक्ट होगा पहले इनडायरेक्टली आप किसी से उसको रिकवर करेंगे देन यू विल डिपॉजिट। देन नेक्स्ट वन, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ये आपको याद रखना है, ये तो एग्जाम में आपको पक्का आएगा पॉइंट कि विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, और दे कैन आस्क यू विच टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अब देखिए प्रोग्रेसिव इन नेचर कैसे है डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव हुआ कि मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है एक तरह से, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है वैसे ही आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज कर जाता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लैब रेट्स होते हैं एज पर द इनकम टैक्स, जो वो भी हम आगे अपने लेक्चर में समझेंगे। उसमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया होता है कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा, अगर इससे रिस्पेक्टिव अमाउंट से ज़्यादा इनकम बढ़ गई तो आपको इतना टैक्स रेट चार्ज होगा। मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाएगा। बट रिग्रेसिव इन नेचर में क्या होता है, अब आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, अब लेट से कोई भी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक अगर कोई मिल्क का पैकेट खरीदने जाता है, ओके, अगर वो उसको अंबानी भी खरीदने जाए या हम बोलेंगे कोई एक बैगर भी खरीदने जाएगा, दोनों को सेम रेट चार्ज होगा, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको सेम रेट चार्ज होगा, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होगा। हेंस इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। देन डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सीबीडीटी। अब सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये भी आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन सा बोर्ड करता है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बट अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स की, उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, सीबीआईसी। अब सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल, ये आप नोट डाउन कर लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसको याद करने में भी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नाम में ही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स होगा। और यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, सीबीआईसी। और कस्टम्स भी है यहाँ पे क्योंकि कस्टम भी क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ आई होप अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो है, मेन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसका मीनिंग भी अच्छे से क्लियर है, और अगर उसमें कोई आपको डिफरेंस की कंफ्यूजन थी तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स, क्योंकि फर्दर आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन टर्म्स का यूज होगा। देन आपको फिर होगा कि ये टर्म्स का क्या मतलब है, तो इससे अच्छा है पहले ही हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, सबसे पहली टर्म है हमारी एसएससी। अब एसएससी कौन होता है, ये एक पर्सन है, एसएससी इज अ पर्सन हु पेज टैक्स। सिंपली जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन है, एसएससी है। पर्सन हु पेज टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी टैक्स पे कर रहा है, कुछ भी अमाउंट पे कर रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो कौन होगा, एसएससी। और सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, सिंपली जो भी पे कर रहा है टैक्स पर्सन दैट विल बी एसएससी। क्लियर। देन इट कवर्स एवरी पर्सन हु हैज़ बीन असेस्ड फॉर हिज और हर इनकम। एसएससी हर एक पर्सन है वो जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है। असेस मतलब इवेल्युएट करा जा रहा है। पहले इनकम ऑब्वियसली पहले इवेल्युएट करेंगे कि कितनी इनकम बनती है, देन उसके बाद ही उसके ऊपर टैक्स लगता है। उसके बाद वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसएससी। अब ये जो पर्सन्स हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक है हमारा नॉर्मल एसएससी, देन वी हैव डीम्ड एसएससी, उसके बाद है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। अब इन्हें भी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल एसएससी। नाम से ही पता लग रहा है, नॉर्मल हो गया कि जो लायबल हैं टू पे दी टैक्स
ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय देम। सिंपली नॉर्मल एसएससी कौन है, जिसको मतलब टैक्स देना बन गया है, जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हो रहा है, वो अगर आगे पेमेंट कर देता है जो लायबल था, सिंपली दैट विल बी नॉर्मल एसएससी। देन वी हैव डीम्ड एसएससी। अब डीम्ड एसएससी क्या हुआ, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज सजेस्टिंग कि ऐसा एसएससी होगा वो पर्सन जो पहले एक्चुअल में जिसको टैक्स पे नहीं करना था, जो एक्चुअल में एसएससी नहीं था, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो एसएससी बन जाता है। देखिए, अ पर्सन लायबल टू पे ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ये वो पर्सन है जिसको पे करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब वो एक्चुअल में तो नहीं था, बट किसी वजह से वो टैक्स पे करेगा। अब देयरफॉर डीम्ड एसएससी को हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी कहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करके टैक्स की पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, लीगल हायर ऑफ डिसीज पर्सन, लाइक देन गार्डियन ऑफ अ माइनर। अब कोई माइनर है बिलो 18 एज के भी वो इनकम अर्न करना शुरू हो जाते हैं अगर, तो अब टैक्स वो नहीं पे करेंगे, उनके बिहाफ पे उनके जो गार्डियंस होंगे वो पेमेंट करेंगे। देन एजेंट ऑफ एनआरआई रिसीविंग इनकम फ्रॉम इंडिया। अब कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नहीं है अगर, तो उसके बिहाफ पे अब हम एनआरआई को जाके तो पकड़ेंगे नहीं, तो उसके बिहाफ पे अब उसका टैक्स कौन पे करेगा, उसका एजेंट पे करेगा। नेक्स्ट वन, एसएससी इन डिफॉल्ट। अब ये भी नाम से पता लग रहा है जो डिफॉल्ट कर देता है। सिंपली एसएससी इन डिफॉल्ट कौन हो गया, अ पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम। वो पर्सन जो अपना टैक्स टाइम पे नहीं करता है, दैट विल बी एसएससी इन डिफॉल्ट। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है पर्सन। अब आपने एसएससी में पढ़ा बार बार वो पर्सन, अब ये नहीं ना पता कि वो पर्सन कौन है। अब इनकम टैक्स ने पर्सन टर्म को भी अलग से डिफाइन किया है कि हम किस किस इंडिविजुअल को पर्सन मानेंगे। इंडिविजुअल भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी। चलिए अब देखते हैं पहले, इनकम टैक्स ने पर्सन्स को 7 टाइप्स में कैटेगराइज करा है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एज पर इनकम टैक्स पर्सन्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो उसका आंसर होगा 7। ओके, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, देन वी हैव एचयूएफ। एचयूएफ हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद है कंपनी, देन फर्म। फिफ्थ वन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देन लोकल अथॉरिटी, देन एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। वन बाय वन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होगा, सिंपली कोई भी मेल या फीमेल या गार्डियन ऑफ अ माइनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। इंडिविजुअल में आ गया कोई भी सिंगल पर्सन, मेल फीमेल, जो इंडिविजुअली अपना टैक्स पे कर रहे हैं। देन माइनर के बिहाफ पे कोई गार्डियन कर देगा, डिसीज्ड के बिहाफ पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कर देगा। देन अगर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोई एनआरआई है, उसके बिहाफ पे उसका एजेंट पे करेगा। तो ये सब आ जाते हैं हमारे इंडिविजुअल्स। ओके, देन वी हैव हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसमें क्या होता है, ऑल दी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं अपना, और वो क्या करते हैं, अपनी इनकम एक ही जगह पे पूल कर देते हैं, एक ही पर्टिकुलर जगह पे। देन वही जो टोटल इनकम आती है उस पर वो टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअली वन बाय वन नहीं करते। ओके, और ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, इसको कौन गवर्न करता है, हिंदू लॉ, ये आपको याद रखना है। देन द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो भी मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, और वी कैन से एचयूएफ के, उनको हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद मेन हेड इज नोन एज कर्ता। अब ये सब जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि उनका मेन हेड कौन रहेगा, और उसी मेन हेड को हम क्या बोलते हैं, कर्ता, KARTA। अब एचयूएफ में सिर्फ मेल मेंबर्स नहीं आते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स देयर वाइफ्स, डॉटर्स, ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं एचयूएफ में। क्लियर। देन उसके बाद है कंपनी। अब कंपनी भी एक पर्सन होती है इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कंपनी क्या है, अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक क्या हुआ, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है जो इंडिपेंडेंट होती है, और उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। जैसे अभी मैंने आपको पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब बताए थे, वहाँ पे भी बताया था आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमेशा बिजनेस को और ओनर को या जो भी अदर मेंबर्स होंगे उनको हमने सेपरेट मान के चलना है। वैसे ही यहाँ पे बोला कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। और जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर्स ओन करके रखती हैं। क्लियर। देन वी हैव फॉर्म। फॉर्म वही है जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, अभी मैंने आपको चैप्टर करवाया नहीं, फर्दर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें भी समझाऊंगी मीनिंग, यहाँ पे भी समझ लीजिए। फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में
एक अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके थ्रू वो कहते हैं कि हम प्रॉफिट्स आपस में शेयर करेंगे जो भी हम अर्न करेंगे। और यही पर्सन्स, अगर इनको कलेक्टिवली एक नाम देना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्म। पर्सन्स हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। Then next type of person is association of persons, or we can say body of individuals. वन बाय वन इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है, वो देखेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होती है? इसमें पर्सन्स आपस में कंबाइन होते हैं, बट किस लिए? फॉर अ कॉमन पर्पस। इसकी ये मेन कंडीशन ही है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की, कि जो भी पर्सन आपस में काम करने लगे हैं उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये पर्सन्स कौन हो सकते हैं? वही अभी ऊपर जो हमने पढ़े ना, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है? ये तो नाम में भी लिखा है इंडिविजुअल्स, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होते हैं, जो भी मैंने आपको पर्सन्स में बताया, बस वही आपस में कंबाइन हो सकते हैं। Therefore, body of individuals क्या है? It is a combination of individuals who carry out business for earning income. ये भी बिजनेस कर रहे हैं ताकि वो अर्न कर सके इनकम को, बट यहाँ पे जो पर्पस होता है, इट मे और मे नॉट बी सेम, बट इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन उनका पर्पस हमेशा कॉमन होना चाहिए, तभी एक एसोसिएशन बनेगी। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में पर्पस सेम ना भी हो तो भी चलेगा। तो आई होप इसमें आपको डिफरेंस भी क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है मेन याद रखना आपको, इसमें कॉमन पर्पस होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कॉमन या सेम पर्पस होना ज़रूरी नहीं है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में बाकी सारे पर्सन्स भी आ जाते हैं, लाइक फर्म, एचयूएफ, कंपनी, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आपस में कंबाइन हो सकते हैं। आई होप अब आपको ये भी क्लियर है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है देन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ। ओके, आ जाते हैं वापस पॉइंट पे। लोकल अथॉरिटी, अगला काइंड ऑफ पर्सन क्या है? लोकल अथॉरिटी। ये तो पता है लोकल अथॉरिटी क्या हुई? विच इज़ रन एंड एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसका पूरा रेख देख कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, सच एज म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, एट्सेट्रा। क्लियर? उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन्स नॉट कवर्ड अबव। अब बाकी सारे जितने भी पर्सन्स हमने ऊपर पढ़े उन सबको छोड़ के जो भी बाकी रह जाते हैं वो किसके अंडर आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन्स के अंडर। लाइक एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है बट एक सेपरेट एंटिटी उसको माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, बट लॉ उसको कंसिडर करता है कि ये हमारे एक तरह से पर्सन ही है। दे कैन बी स्यूड थ्रू पर्सन्स मैनेजिंग दैम। अब स्यूड क्या हुआ? अगर किसी के खिलाफ केस करना है, लाइक अगर आपने किसी बिजनेस पे केस करना है, तो अब बिजनेस तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है, आप केस किस पे करेंगे? बिजनेस के ओनर पे करेंगे। मीन्स जो पर्सन रन कर रहा होगा वो बिजनेस को, उसको हम स्यू कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल डाइटी आइडल्स हु आर मैनेज्ड बाय प्रीस्ट्स। अब आप मूर्तियों पे जाके तो केस नहीं कर सकते, तो अब उनको मैनेज कौन कर रहा है? पंडित कर रहा है, प्रीस्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे केस कर सकते हैं। अब जो भी ऑफरिंग्स आती हैं वही उनकी इनकम होती है और इसी इनकम पे उनको टैक्स पे करना होता है। दैट आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। और हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन्स में लाइक यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर। जो भी पर्सन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट उसको हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। अब आप सोचेंगे कंपनी भी तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी सब भी, बट हाँ उनको हमने सेपरेटली इन पर्सन्स की कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया ना। बट अब इन सबको छोड़ के जो रह गया बाकी सब, वो सब हम यहाँ इस पॉइंट में डाल देते हैं इन दी आर्टिफिशियल पर्सन्स। चलिए, अब नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर। ये हमारी एक न्यू टर्म है, अभी तक हमने पढ़ी एसएससी और पर्सन क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। ओके, प्रीवियस ईयर क्या है? इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसएससी अर्न्स इनकम। ये ऐसा ईयर है फाइनेंशियल ईयर जिसमें एसएससी इनकम को अर्न करता है। अब एसएससी मुझे आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि वो पर्सन है जो टैक्स पे करेगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्या है? जिसमें वो एसएससी इनकम को अर्न कर रहा है, ये वो फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर एज पर इनकम टैक्स किसको मानते हैं? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, और प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, उससे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स से कोई पर्सन है, उसने इनकम अर्न करी 2019 2020 में। अब 1920 क्यों रखा? क्योंकि 1 अप्रैल 2019 आएगा यहाँ पे, तो साल खत्म होने के बाद 31 मार्च 20 आ जाएगा। तो दैट इज़ द फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर में पर्सन इनकम को अर्न करता है। अब हमने पूरे साल की इनकम देखनी होती है। 1920 में अर्न करेगा, बट फर्दर आगे उस इनकम पे टैक्स कब वो पे करता है? उसके सब्सिक्वेंट ईयर में, आने वाले ईयर में, दैट इज 2020 21। तो ये उसके लिए क्या हो जाता है? असेसमेंट ईयर।
1920 होगा प्रीवियस ईयर, जिस साल में उसने इनकम अर्न करी, और इस ईयर में जाके वही जो पर्सन ने इनकम अर्न करी होगी, इस इनकम को यहाँ पे इवेल्युएट करा जाएगा, असेस करा जाएगा। देयरफॉर इसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। देखिए असेसमेंट ईयर क्या है? इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम अर्न बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वही बात हो गई, 2019-20 में उसने इनकम अर्न करी, बट फर्दर आगे आने वाले ईयर में उसकी इनकम को इवेल्युएट किया गया, या वी कैन से असेस किया गया, या वी कैन से उस पर टैक्स लगा। ओके, और असेसमेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट दोनों में मैंने लिखे हैं। प्रीवियस ईयर जो होता है इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, बट असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का ही होना चाहिए। अभी से भी एग्जांपल से देखते हैं, लेट्स से कोई पर्सन है एक्स, उसने बिजनेस कब से ज्वाइन करा, कोई भी, या कैन से वो कहीं पे एम्प्लॉय रहा, उसने सैलरी अर्न की फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर कब खत्म हो जाएगा? उसने अगस्त से इनकम अर्न करना शुरू की, तो प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा उसका? जाके मार्च में। ठीक है, अगस्त लेट्स से 2019, तो मार्च 20 में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके सिर्फ 8 मंथ्स बने प्रीवियस ईयर के। अब ये नहीं कहेंगे कि फ्रॉम 1 अप्रैल लेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से उसने कुछ अर्न करना शुरू नहीं करा था, तो अगस्त से मार्च होगा। बट आगे फर्दर जो उसका असेसमेंट ईयर रहेगा वो फुल 12 मंथ्स का होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। क्लियर? तो इससे क्या समझ आया आपको कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम 1 अप्रैल से ही अर्न करना शुरू होए, मिड ईयर के भी स्टार्टिंग से वो अर्न कर सकता है, बट असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा 12 मंथ्स का ही होता है। ओके, नाउ ये सब थी हमारी टर्म्स, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी। कई चीज़ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते होंगे अकॉर्डिंग टू मी, बाकी हो सकता है आपको क्लियर हो। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, अगर नाम से देखें, टैक्स अवॉइड करना या टैक्स इवेड करना, एक तरह से लोग कुछ इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट नो, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इट इज़ रिड्यूसिंग द टैक्सेबल इनकम। आप अपनी इनकम को किसी तरह रिड्यूस कर रहे हैं ताकि आप लोअर रेट ऑफ टैक्स पे करें, बट बाय टेकिंग लीगल मेजर्स, जो लॉ की आइज में लीगल है। मतलब आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे कि आप इनकम छुपाएंगे ताकि आप टैक्स का अमाउंट कम पे करें। बट टैक्स इवेजन क्या होती है? कंसीलिंग द इनकम, मतलब अपनी इनकम को छुपाना या इन्फॉर्मेशन को छुपाना फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी इलीगली। ओके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल है या इलीगल है, तो उसका आंसर रहेगा कि वो लीगल है, बट टैक्स इवेजन इलीगल है। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस में लाइक आपको कई सारी डिडक्शंस मिल जाती हैं, ये भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। डिडक्शंस मिलती हैं कि आप खुद गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं अमाउंट की, जिसकी वजह से आपकी इनकम रिड्यूस हो जाती है। बट टैक्स इवेजन के केस में आप कोई प्रॉपर वे को फॉलो करके नहीं अपनी इनकम को कम करते, बल्कि आप इलीगल मेथड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस के केस में आप लीगल स्टेप्स उठाते हैं बाय क्लेमिंग द डिडक्शंस। तो आई होप अगर किसी को कभी टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन में कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं विच इज़ लीगल एंड विच इज़ इलीगल। तो ये सब थी हमारी मेन टर्म्स जो आपके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। नाउ फर्दर बाकी सब हम अब अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अभी मैंने आपको दो तरह के टैक्स बताए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे मेजर एग्जांपल आप डायरेक्ट टैक्स में क्या याद रख सकते हैं? इनकम टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है मोस्टली किस पे चार्ज होता है? ऑन दी इनकम, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट की आप याद रखेंगे जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया। ये सब हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें तो ये मेन एग्जाम्पल्स हैं इनकी। और अब ये दोनों टाइप्स यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, इनको अभी हमने डिटेल्ड पढ़ना है आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज मैंने आपको सिर्फ सिंपल मीनिंग बताया कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सो लेट्स वाइंड अप। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेरी रहती है, किसी को कुछ भी पूछना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स में शेयर भी करें। And if anybody is new to the channel, then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.